गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो आज कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का 6th लेक्चर है। वैसे तो यूट्यूब पर आज नहीं आना था, शुरू के 5 क्लासेस ही केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाने वाले थे, लेकिन आज 6th क्लास भी जो है हम यूट्यूब पर इसलिए लाए बिकॉज सलाह या सजेशन ये मिला कि अगर हम इसको यूट्यूब पर रखते हैं कुछ एक आध और क्लासेस को, तो बच्चों को बेहतर समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कोर्स कंटेंट क्या है, ये किस तरह से अलग है दूसरों के लिए, है ना। ऑनलाइन आ रहा है ना क्लास? एक मिनट देख लिया जाए। आ तो रहा है क्लास। तो 6th क्लास आज है। पीछे के 5 क्लासेस हमने करे। ये वर्ल्ड का बेस्ट इंग्लिश कोर्स है। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, सही रास्ता, सही स्ट्रक्चर, इंग्लिश को सही से दिखाने का ऐसा कहीं कोई कोर्स नहीं है। ये दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है और कुछ रटना भी नहीं है, सब कुछ साइंस की तरह स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। और 4 महीने में आप टीचर्स को भी पढ़ा सकते हैं, दैट्स गारंटीड, है ना। ये एक आशीर्वाद है, एक वरदान है हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम और उड़िया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आप हमेशा सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन है। इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। अंग्रेजी को सीखने का जो तरीका है वो आपके पास नहीं है। आप लोगों के मन में ये लगता है कि ग्रामर रूल्स रट लो, शब्द रट लो, इंग्लिश है। दैट्स नॉट इंग्लिश। उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्रामर रूल्स कहाँ काम आएगा जब आपको ऑलरेडी 15 साल का बैकग्राउंड रहा हो, 10 साल का बैकग्राउंड रहा हो, इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने सुनने आता हो, तब आप ग्रामर रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें एरर्स से रिलेटेड गलतियाँ नहीं होंगी। आप ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करेंगे, सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, है ना। तो ग्रामर रूल्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको पहले इंग्लिश पढ़ने, समझने, लिखने, बोलने ना है। शब्द रटते हैं और भूलते हैं, वोकैबुलरी एनहांस करने का वो तरीका ही नहीं होता है। एनीवेज, ये सब हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। आज क्लास नंबर 6 है और मैं हमेशा कहता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। और फ्रेज क्या है, क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका एक बैकग्राउंड देना आपको ज़रूरी है। तो इसका बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि देखिए, इंग्लिश सिर्फ 5 चीज़ों का खेल है। 5 चीज़ें ही पढ़नी है। इंग्लिश बहुत छोटा है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये 5 चीज़ें हैं। इंग्लिश में जो भी लिखते बोलते हैं हम, इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये 5 चीज़ें इस तरह से: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। अब अगर इनको फर्दर खोलें, हमने कल भी दिखाया था, आज फिर से दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, इन्फिनिटिव और जेरंड, ये 6 चीज़ें काम करती हैं। वर्ब कंपोनेंट के 120 फॉर्म्स होते हैं, 120 अलग अलग फॉर्म होते हैं। ये कैसे बने होते हैं, किन चीज़ों से बने होते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। हेल्पिंग वर्ब 28 हैं जो हमने लिस्ट आउट करा है। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। विल, शैल, कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कोई मेन वर्ब आएगा और इस तरह से अलग अलग 120 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनके अलग अलग 120 मीनिंग होंगे। तो इस तरह से जो वर्ब कंपोनेंट है, इसके 120 अलग अलग फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, वो सीखना पड़ेगा। और आपको मालूम है, टीचर्स को भी नहीं मालूम है 120 फॉर्म। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में बस यही 6 चीज़ें आ सकती हैं जो सब्जेक्ट के रूप में 6 चीज़ें आ रही हैं: नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जेरंड। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या काम करते हैं? यही 11 चीज़ें काम करते हैं: नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जेरंड, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज, पार्टिसिपल। एडवर्बियल के रूप में ये काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको यही नहीं मालूम कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल क्या है, या नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जेरंड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। तो पढ़ना हमें इतना ही है, इसके बाहर इंग्लिश नहीं है।
पूरा इंग्लिश स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। इसका उस्ताद जो बन गया, इंग्लिश का टीचर बन गया, उस्ताद बन गया। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए, इन चीज़ों को जानने समझने के लिए, और तब फर्दर आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में, यहाँ तक पहुँच के पहले, तो यहाँ पहुँचने के लिए, इन चीज़ों को जानने समझने के लिए हमने एक काम शुरू किया। हमने इंग्लिश को खोलना शुरू किया कि आखिर इंग्लिश किस चीज़ से बना है, इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश क्या है पहले हम ये बताएं। तो जब भी कोई वर्ड्स का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, जिसमें शब्दों का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, तब हम उसको इंग्लिश बोलते हैं। क्योंकि जब सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होंगे वर्ड्स, एक सिस्टम के हिसाब से उनका क्रम व्यवस्था होगा, तो ऐसे शब्दों का जो समूह होता है हमेशा मीनिंगफुल होता है, उससे कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, शब्दों का समूह जो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इंग्लिश बोलते हैं। और अगर आप देखें तो इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे आपको। ये पहले भी हमने बताया है पहले की क्लासेस में कि इंग्लिश के 4 अलग अलग लेवल्स मिलते हैं, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। क्या डिफरेंस होता है, सेंटेंस किसको कहते हैं, क्लॉज किसको कहते हैं, फ्रेज किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। जो सबसे बेसिक लेवल है वो है वर्ड। वर्ड से ही मिलके फ्रेज बनते हैं, क्लॉजेस बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, और वर्ड से ही मिलके पूरी इंग्लिश बनती है। तो 70,000 वर्ड्स होते हैं पूरे इंग्लिश के अंदर, जिनसे पूरा इंग्लिश बना हुआ है। ये 70,000 वर्ड्स जो हैं 9 तरह के होते हैं, 9 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो पीछे की जो 5 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने इन सब के बारे में जाना है। हम पहचान सकते हैं, अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में तो हम बता सकते हैं हर एक वर्ड के बारे में कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन कंजंक्शन है, कौन प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, बता सकते हैं। हमने पता करा कि नाउन किस तरह के वर्ड्स होते हैं, उनकी पहचान क्या है, वो क्या फंक्शन करते हैं। प्रोनाउन किस तरह के वर्ड्स हैं, उनकी क्या गुण विशेषता है, क्या पहचान है, वो क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। एडजेक्टिव के बारे में, डिटर्मिनर के बारे में, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन के बारे में, हमने सबके बारे में जाना है। तो अब हम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। अगर हम कहीं इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसका अर्थ जानेंगे कि उस सेंटेंस का क्या अर्थ है, उसमें हर वर्ड का मीनिंग समझ लेंगे हम, और हम बता सकते हैं उस फंक्शन देख करके उस वर्ड का कार्य क्या कर रहा है, मीनिंग क्या है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो कौन सा वर्ड क्लास है। तो ये पीछे क्लासेस में हम कर चुके हैं। आज जो हमें करना है वो ये है कि हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेज क्या होता है, कितने तरह का होता है। क्लॉज हम जान चुके हैं कि फ्रेज क्या होता है, पर कितने तरह के फ्रेज होते हैं, क्लॉजेस कितने तरह के, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, ये अभी हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो देखिए फ्रेजेस जो होते हैं ना, फ्रेजेस के बारे में क्या बात जानते हैं आप कि फ्रेज जो है कभी पूरी बात नहीं कहता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक, और दूसरा बात ये कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्बियल, जो 5 मेजर क्लॉज कंपोनेंट्स हैं, बड़े क्लॉज बनाने वाले पुर्जे हैं, कंपोनेंट्स हैं, इस फ्रेम का नहीं होता। फ्रेज कभी भी पूरी तरह से इस फ्रेम में फिट नहीं आता। जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्बियल का फ्रेम है, उस फ्रेम में, उस ढांचे, स्ट्रक्चर में फिट पूरी तरह नहीं आता फ्रेज। तो 2 बातें फ्रेज के बारे में, एक तो कंप्लीट सेंस नहीं देता, पूरी बात नहीं कहता, और दूसरा कि वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्बियल के पूरे फ्रेम का नहीं होता, उस पूरे फ्रेम में फिट नहीं आता। ये 2 निशानी है किसी फ्रेज की। अब फ्रेज जो होते हैं ना 3+1 4 तरह के होते हैं। 3+1 4 तरह के फ्रेज होते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर सीधे क्यों नहीं लिख दिया आपने 4 तरह का, 3+1 क्यों लिखा? उसका रीजन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और एडवर्ब फ्रेज। और चौथा होता है प्रीपोजिशन फ्रेज। इसको अलग लिखने के कारण ये है कि भले नाम इसका प्रीपोजिशन फ्रेज है, लेकिन ये काम या तो एडजेक्टिव का करता है, नहीं तो एडवर्ब का करता है। बाकी नाउन फ्रेज जैसा नाम वैसा काम, नाउन फ्रेज नाउन होता है, एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब होता है। तो जैसा नाम है वैसा काम है। लेकिन ये प्रीपोजिशन फ्रेज, नाम प्रीपोजिशन फ्रेज है, पर काम किसका करता है? ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। अब देखिए, दुनिया में फ्रेज कितने हो सकते हैं? अनगिनत हो सकते हैं। फ्रेजेस की संख्या का कोई अंत नहीं है। पूरे
समंदर को स्याही बना लीजिए, पूरे 14 भुवन हैं, त्रिभुवन है, 14 लोक हैं, जो भी हैं, सबको कागज बना लीजिए और लिखते चले जाइए, फ्रेजेस खत्म नहीं होंगे, इतने फ्रेजेस हैं। लेकिन इन फ्रेजेस की कितने काइंड्स हैं, कितने टाइप्स हैं, कितने तरह के हो सकते हैं, तो सिर्फ 3+1 4 तरह के हो सकते हैं। अब नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज बहुत आसान है समझना, जानना, पहचानना। जिसने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये वर्ड्स ठीक से पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया, वो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज भी पहचान लेगा। क्योंकि जो नाउन होता है वही नाउन फ्रेज होता है, जो एडजेक्टिव होता है वही एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और जो एडवर्ब होता है वही एडवर्ब फ्रेज होता है। फ्रेज मतलब एक से ज़्यादा वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड है इसलिए वो फ्रेज हो गया, और एक वर्ड का होता तो नाउन होता। एग्जाम्पल के लिए आप बताइए, नाउन किसको कहते हैं? आप नाउन किसको कहते हैं? कोई आदमी होता है, कोई वस्तु होता है। कोई आदमी वस्तु को उल्लेख करें, आप उसका नाम लेंगे तो उसका उल्लेख होगा। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु को रेफर करें, उल्लेख करें, जिक्र करें, उसका नाम लें, वो नाम शब्द ही क्या होता है? नाउन होता है। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु उसका नाम लेंगे, वो व्यक्ति वस्तु जो होगा वो नाउन होगा। क्या हम कह सकते हैं कि हु, कौन, या व्हाट, क्या का जवाब देने वाला, ये नाउन होता है। तो सेम चीज नाउन फ्रेज में भी होता है। नाउन फ्रेज भी सेम होता है, बस अंतर इतना है कि अगर नाउन फ्रेज है मतलब उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहा रवि, तो रवि क्या है? नाउन है। और आपने कहा माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, देखो ये फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है ये? नाउन फ्रेज है। देखो आदमी सेम है, आप रवि कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं, नाउन हो गया, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड आ गया और अभी भी आदमी का ही बोध हो रहा है और उसी आदमी का बोध हो रहा है। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम रवि है, तो हम रवि कह रहे हैं तो नाउन, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा मित्र कह रहे हैं तो नाउन फ्रेज है। तो जो नाउन है वही नाउन फ्रेज है। आपने कहा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या है? नाउन है, एक वर्ड हो गया, नाउन वर्ड। लेकिन आपने कहा हर फेवरेट डेसर्ट, डेसर्ट मतलब होता है खाने के बाद खाने वाला मीठा, तो उसकी जो फेवरेट डेसर्ट है मिठाई है, नाउन फ्रेज। अब देखिए अभी भी आइसक्रीम ही इसका मतलब है, उसका फेवरेट या प्रिय डेसर्ट मिठाई, तो इस अभी भी ये आइसक्रीम की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा वर्ड है, फ्रेज हो गया, इसलिए नाउन फ्रेज होगा। तो जो नाउन है वही नाउन फ्रेज है। जैसे आपने कहा माया, तो माया नाउन है। आपने कहा ना माई कलीग, कलीग मतलब मेरे साथ काम करने वाली, सहकर्मी, तो मेरा सहकर्मी आदमी ही है ना, कोई भी आदमी वस्तु क्या होता है? नाउन होता है। अब चूंकि एक से ज्यादा वर्ड है, फ्रेज है, इसलिए नाउन फ्रेज कहलाएगा, है कि नहीं? तो जिसने नाउन समझ लिया वो नाउन फ्रेज भी समझ जाएगा। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, अगर एक वर्ड में उसको रेफर कर रहे हैं तो नाउन वर्ड है। अगर उसके लिए उसको रेफर करने, उसका जिक्र करने के लिए एक से ज्यादा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेज है, यानी नाउन फ्रेज है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ऑल राइट, तो नाउन और नाउन फ्रेज एक जैसी चीजें हैं, है ना। उसी तरह से एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है वही एडजेक्टिव फ्रेज है। देखिए आपने क्या पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में, कि ये बताता है किस प्रकार का, ऑफ व्हाट काइंड या ऑफ व्हाट कैटेगरी।
है ना। तो एडजेक्टिव हो चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो, दोनों का काम एक ही है, वो नाउन प्रोनाउन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपने लिखा कि रिच, रिच मतलब अमीर, ये किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बच्चा बताएगा, कोई आदमी किस प्रकार का, रिच, अमीर, ये एडजेक्टिव है। अगर आपने कहा बहुत अमीर, वेरी रिच, तो अभी भी वो व्यक्ति की चर्चा ही कर रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड है इसलिए फ्रेज हो गया ये। अब इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। जिसने एडजेक्टिव समझ लिया वो एडजेक्टिव फ्रेज भी समझ लेगा। कार्तिक यादव कह रहे हैं, सर आई हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स, प्लीज सजेस्ट अ बुक दैट कैन सपोर्ट और कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस बुक फॉर द कोर्स। अभी तो कोई किताब आपको लेनी नहीं है, कोई किताब हेल्प नहीं करेगा आपको, नो बुक विल बी हेल्पफुल। जब कोर्स बीत जाएगा 2-2.5 महीने, देन आई विल सजेस्ट अ बुक टू यू। सर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस कंटिन्यू करें, बिल्कुल करेंगे, रेगुलरली करेंगे, समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एडजेक्टिव है वही एडजेक्टिव फ्रेज है। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हॉट, हॉट मतलब गर्म, एडजेक्टिव वर्ड है। कोई वस्तु किस प्रकार का है, गर्म है। आपने कहा किस प्रकार का है कोई व्यक्ति, वस्तु, तो बहुत गर्म है, वेरी हॉट है। तो अभी भी एडजेक्टिव है, अभी भी नाउन प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये एक से ज़्यादा वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आपने कहा हेवी, हेवी मतलब भारी, ये एडजेक्टिव वर्ड है। लेकिन आपने कहा मच टू हेवी, कुछ ज़्यादा ही भारी, आवश्यकता से ज़्यादा भारी, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है ना। दैट्स द डिफरेंस, है ना। तो नाउन समझ में आ गया तो नाउन फ्रेज भी समझ में आ जाएगा, एडजेक्टिव समझ में आ गया तो एडजेक्टिव फ्रेज भी समझ में आ गया। अब उसी तरह से एडवर्ब की अगर चर्चा करें हम, तो जिसको एडवर्ब समझ में आ गया, आपने पढ़ा है ना, एडवर्ब का काम क्या होता है, वही काम होता है जो एडवर्ब फ्रेज का भी वही काम होता है। तो जो काम एडवर्ब का है वही काम एडवर्ब फ्रेज का है। क्या काम है, किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना, किसी वर्ब के बारे में चर्चा करना, या किसी अन्य एडवर्ब के बारे में चर्चा करना। और क्या चर्चा करना, कि कब या किस ढंग से, कहाँ, किस लिए, क्यों, कितनी बार। तो कोई चीज़, कोई एक्शन या कोई चीज़ कब, व्हेन, किस ढंग से, इन व्हाट मैनर, कहाँ, वेयर, किस लिए, व्हाट फॉर, क्यों, वाई, कितनी बार, हाउ ऑफन। इन सवालों का जवाब देता है एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज। तो जैसे आप लिख रहे हैं कि स्लोली, बता रहा है धीरे धीरे, किस ढंग से, किस प्रकार से, धीरे धीरे, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर आप कहें बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, तो अभी भी ये एक्शन के बारे में बता रहा है कि कोई एक्शन किस ढंग से, बहुत धीरे धीरे। लेकिन अब चूंकि ये एक से ज़्यादा वर्ड है, फ्रेज हो गया, तो अब हम इसको बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। बस यही तो है। अगर आपने बोला कि हेयर, कहाँ पे, तो यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, ये एडवर्ब है, बता रहा है किसी एक्शन के बारे में कि कहाँ, हेयर, एडवर्ब है। लेकिन आप कहें राइट हेयर, बिल्कुल यहाँ, तो देखिए अभी भी ये एक्शन के बारे में बता रहा है कि कहाँ, लेकिन ये एक से ज़्यादा वर्ड फ्रेज हो गया, इसलिए हम इसको एडवर्ब बोलेंगे, लेकिन एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है, तो एडवर्ब फ्रेज है। आपने कहा सून, जल्दी ही, तो ये एडवर्ब है, बता रहा है कि कोई एक्शन कब, तो जल्दी। आपने कहा वेरी सून, बहुत जल्दी, तो अब ये एक से ज़्यादा वर्ड फ्रेज हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज, है ना। तो जो नाउन समझ गया वो नाउन फ्रेज समझ जाएगा, एडजेक्टिव समझ गया वो एडजेक्टिव फ्रेज समझ जाएगा, एडवर्ब समझ गया वो एडवर्ब फ्रेज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।
तो 3 चीज तो हमने बता दिया, जैसा नाम वैसा काम। भाई नाउन फ्रेज नाम है तो काम भी नाउन फ्रेज का है, एडजेक्टिव फ्रेज नाम है और एडजेक्टिव का काम है, एडवर्ब फ्रेज नाम है, एडवर्ब का काम है। लेकिन ये जो चीज है, नाम प्रीपोजिशन फ्रेज है लेकिन काम एडजेक्टिव या एडवर्ब का करता है। आप याद करिए कहाँ पे आपने प्रीपोजिशन फ्रेज देखा था। जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रीपोजिशन पढ़ाते हुए बताया था प्रीपोजिशन क्या करता है। प्रीपोजिशन किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है और आ करके क्या करता है, इस नाउन को मीनिंगफुली रिलेट कर देता है वो किसी दूसरे नाउन से या किसी दूसरे वर्ब से या किसी दूसरे एडजेक्टिव से। यही तो हमने बताया था। अब प्रीपोजिशन फ्रेज किसको बोलते हैं, इसी को प्रीपोजिशन फ्रेज बोलते हैं, इसी को प्रीपोजिशन फ्रेज बोलते हैं। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। अभी प्रीपोजिशन फ्रेज में क्या आया, प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद निश्चित रूप से क्या आता है, कोई नाउन आता है या नाउन का इक्विवेलेंट आता है। नाउन का इक्विवेलेंट मतलब कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जीरंड, ये नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं। आगे समझ में आएगा ये बेहतर तरीके से। तो इसको हम प्रीपोजिशन फ्रेज बोलते हैं। अब ये प्रीपोजिशन फ्रेज देखिए, 2 स्थितियां हैं। अगर ये प्रीपोजिशन फ्रेज किसके बाद आया, नाउन के बाद आया, यानी नाउन के बारे में चर्चा करेगा, और नाउन के बारे में चर्चा करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर किसी वर्ब के बारे में आया, वर्ब के बाद आया, तो वर्ब के बारे में चर्चा करने वाला कौन होता है, एडवर्ब होता है। या किसी एडजेक्टिव के बाद आया तो एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करने वाला वो भी क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। तो एक्चुअली नाम प्रीपोजिशन फ्रेज हम भले रख दिए हैं, इसलिए रख दिए प्रीपोजिशन फ्रेज क्योंकि प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, लेकिन काम ये हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब का ही करता है। इसलिए जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव रिटन इट सेपरेटली। इसको मैंने अलग से लिखा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखें अगर कि अ गिफ्ट फॉर माया, माया के लिए एक उपहार। अच्छा, आपको कहा जाए ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है पूरा। अ गिफ्ट फॉर माया, माया के लिए एक उपहार। इसमें किसकी बात हो रही है, उपहार, गिफ्ट की बात हो रही है, एक वस्तु की बात हो रही है। तो ये पूरा अगर देखा जाए तो पूरा ये क्या है, नाउन फ्रेज है। लेकिन इस पूरे नाउन फ्रेज के अंदर अगर घुसा जाए तो हमें दिखेगा कि ये एक नाउन है, ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के पहले आके उसको डिटरमिन करना। और ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गिफ्ट के बारे में बता रहा है। गिफ्ट मतलब उपहार, नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन गिफ्ट, गिफ्ट किस प्रकार का, फॉर माया, माया के लिए जो है। तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। आपको हमने बताया था प्रीपोजिशन के बारे में, फॉर प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन है, उसके बाद कोई नाउन आया है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। ये प्रीपोजिशन फ्रेज एक्चुअली काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। कैसे पता चला, ये नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में चर्चा करने वाला एडजेक्टिव होता है कि गिफ्ट किस प्रकार का, तो माया के लिए। तो इसमें प्रीपोजिशन फ्रेज आ रहा है फॉर माया, जो किसी नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पूरा ये नाउन फ्रेज है, लेकिन इस नाउन फ्रेज के भीतर एक प्रीपोजिशन फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसी नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है। सर जी 2019 के सीपीयू मेंस का 2-3 प्रैक्टिस सेट करा दें प्लीज। ओके, व्हेन योर प्रैक्टिस बैच एंड वोकैबुलरी बैच विल कम ऑन द ऐप, so it will come soon. The only problem is I'm not getting enough time. It's very hard for me to make a balance. एक तरफ ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं, दोनों के बीच का बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है ना। जैसे सिर्फ मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा मेजर टाइम ऑफलाइन जाता है, इसीलिए इतना सिलेक्शन होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑनलाइन सक्सेस रेशियो बहुत ख़राब है।
ऑनलाइन में अटेंशन उतना नहीं रहता है, ऑनलाइन इतना इफेक्टिव नहीं है। ऑफलाइन क्लास 3 चलती हैं, तो अब ऑफलाइन में इतना वक्त देने की वजह से आई एम नॉट रेगुलर ऑनलाइन, लेकिन आई एम ट्राइंग टू ऑफलोड माई सेल्फ, बर्डन कम करके और समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जैसे ही आई गेट फ्री आई लेट यू नो, आपको बताऊंगा कि कब से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन फ्रेज है यहाँ फॉर माया, लेकिन नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है, और नाउन के बारे में अगर कोई चर्चा करे वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ही विल कम, वह आएगा, ऑन मंडे, वह आएगा मंडे को। देखिए इसमें आपको कहाँ दिख रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, ऑन प्रीपोजिशन है, मंडे नाउन है, ये जो है प्रीपोजिशन फ्रेज है। कम मतलब आना, वर्ब है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो है ये प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज है ये, लेकिन एडवर्ब का काम कर रहा है कि ही विल कम, वो आएगा, कब आएगा? ऑन मंडे, मंडे को आएगा। वर्ब के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब बताता है ना। ठीक है, तो यहां देखिए वर्ब के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करता है, नहीं तो एडवर्ब का काम करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसा नाम होता है वैसा काम नहीं होता है, थोड़ा हट के होता है काम। जैसे आपने कहा कि अफ्रेड, अफ्रेड मतलब भयभीत, आपको मालूम है ये एडजेक्टिव होता है। ऑफ डॉग्स, कुत्तों से भयभीत। तो देखिए ऑफ डॉग्स जो है ना प्रीपोजिशन फ्रेज तो है, पर काम किसका कर रहा है? ये एडवर्ब का कर रहा है। कैसे पता चला एडवर्ब का काम कर रहा है? एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहा है। एडजेक्टिव के बारे में कौन चर्चा कर सकता है? एडवर्ब ही चर्चा कर सकता है। तो है तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का। तो अफ्रेड ऑफ डॉग्स अगर पूरा मिला के बोलें क्या है ये, आपसे कहा जाए कि ये पूरा मिलाकर बोलिए तो क्या है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए है क्योंकि इसमें मेन वर्ड एडजेक्टिव है, अफ्रेड, कुत्तों से भयभीत। ये किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार का, ऑफ व्हाट काइंड, तो कुत्तों से भयभीत। तो पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है जिसमें मेन वर्ड एडजेक्टिव है, और इसकी एडजेक्टिव की चर्चा करने के लिए एडवर्ब के रूप में आया प्रीपोजिशन फ्रेज ऑफ डॉग्स। तो प्रीपोजिशन फ्रेज जो है या तो एडजेक्टिव का काम करता है, नहीं तो एडवर्ब का काम करता है। तो बस ये 4 तरह के फ्रेज हैं, इन्हीं को प्रैक्टिस करने से पक्का होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा ये पक्का नहीं होगा। आइए खूब प्रैक्टिस करते हैं इनकी, ताकि ये पक्का हो जाए, फ्रेज पहचान सकें आप। द मैन हु वोन द ट्रॉफी, वो आदमी जिसने ट्रॉफी जीती। अधूरी बात है ना, वो आदमी जिसने ट्रॉफी जीती। पूरी बात तो नहीं कहा इसने, अधूरी बात है, फ्रेज है। इसमें आप देखिए कि इसमें क्या बात हो रही है, मेन वर्ड क्या है? वो आदमी जिसने ट्रॉफी जीती, आदमी की बात हो रही है। इसमें मेन वर्ड आदमी है, मैन, और मैन आदमी नाउन है। इसको देखा जाए तो ये डिटर्मिनर है। जिसने सब्जेक्ट है, जीती वर्ब है, द ट्रॉफी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम का ये है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये तो ये मैन के बारे में चर्चा कर रहा है, मैन के बारे में चर्चा कर रहा है। इसका मतलब है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और चूंकि क्लॉज स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। क्या मालूम चलेगा? मालूम जो चलेगा वो मैं पहले ही लिख देता हूँ। देखिए क्लॉज 2 तरह के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज।
और आप देखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हैं वो हमेशा किसी न किसी का काम करते हैं, या तो नाउन का काम करते हैं तब नाउन क्लॉज कहते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं तब एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, या फिर एडवर्ब का काम करते हैं तब हम इन्हें एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो मेन क्लॉज किसी का काम नहीं करता, सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है। अब ये क्या होता है क्लॉज, तो हम एकदम शुरू में आपको बताए थे क्लॉज की पहचान क्या होती है। क्लॉज की पहचान ये है कि वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम का होता है, पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम का होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता। उसके अंत में फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क निशानी होती है कि ये चीज़ यहाँ के कंप्लीट हो गया, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो गया। तो क्लॉजेस हमेशा टुकड़ा होते हैं, पार्ट होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन क्लॉज हमेशा पूरी तरह से फ्रेम में फिट हो जाता है। कौन सा फ्रेम? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल का फ्रेम जो होता है उसमें फिट हो जाता है। ये जो फ्रेम की हम चर्चा कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल का फ्रेम में फिट हो जाता है पूरी तरह से क्लॉज। और फ्रेज में हमने क्या पढ़ा था कि ये पूरी तरह से फिट नहीं होता सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम में। और ये भी बताया था फ्रेज के बारे में कि अधूरी बात करता है, पूरी बात नहीं कहता है, अधूरा सेंस देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। जबकि क्लॉज कंप्लीट सेंस दे सकता है, पूरा अर्थ दे सकता है। और क्लॉज जो होता है इससे अलग होता है। जैसे फ्रेज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम का नहीं होता, जबकि क्लॉज हमेशा पूरी तरह से उसी फ्रेम का होता है। तो उसमें दो चीज़ कम से कम जरूर आता है किसी क्लॉज के अंदर। क्या दो चीज़ें आती हैं? हमने क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो एसेंशियल कंपोनेंट हैं, ये आवश्यक पुर्जे हैं। इनके बगैर कोई क्लॉज संभव नहीं है, कोई बात कहना संभव नहीं है इंग्लिश में, कोई बात लिखना संभव नहीं है इंग्लिश में। ये दो चीज़ें जरूर रहती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ समझना है कि क्लॉज जब भी रहेगा तो उसी फ्रेम का होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के पूरे फ्रेम में फिट हो जाता है। उसमें दो चीज़ें जरूर रहती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। जबकि फ्रेज जो होता है वो पूरी तरह से इस फ्रेम का नहीं होता, और ये अधूरी बात कहता है, जबकि क्लॉज पूरी बात कह सकता है। अब मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये मेन क्लॉज है, कैसे पहचानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है? देखो भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है, उसी से सब हो जाएगा। जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत होती है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। हमने कल आपको कंजंक्शन पढ़ाया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो तरह के कंजंक्शन की बात करी थी हमने। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हमने क्या फंक्शन बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सिर्फ एक काम है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना, चिपकाना, बांधना। वो फेविकॉल है। और कैसा फेविकॉल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन केवल एक काम करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत में आता है और उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है, कहीं चिपकाता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान ये है कि वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा, और जिस क्लॉज की शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं हो रही है वो क्लॉज क्या होगा? मेन क्लॉज होगा। तो हम इस पे आएंगे अभी। देखिए, ये जो लिखा है हु वोन द ट्रॉफी, जिसने, ये हु जो है ना प्रोनाउन भी होता है, और हु सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है। प्रोनाउन है इसीलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए ये जोड़ भी रहा है, इस पूरे हिस्से को, इस क्लॉज को, इस आदमी इस फ्रेज में जोड़ रहा है, जोड़ने का काम, चिपकाने का काम कर रहा है। कौन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोनों है, ये प्रोनाउन भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। जिसने जीता द ट्रॉफी। तो देखिए पूरा जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम में फिट हो गया है, इसलिए क्लॉज है। और देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, हु से शुरू हो रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज हम क्या बोले थे कि काम करते हैं तीन तरह का। सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो नाउन का, नहीं तो एडजेक्टिव का, नहीं तो एडवर्ब का काम करता है। यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। कैसे? ये नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाउन के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ है जो चर्चा करता है, एडजेक्टिव है। ये नाउन है ना, मैन मतलब आदमी, नाउन है, उसके बारे में बता रहे हैं। मैन किस प्रकार का? हु वोन द ट्रॉफी, जिसने जीती ट्रॉफी। तो नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिए एडजेक्टिव है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये ऐसा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोल देंगे। बात समझ में आ रहा ना? ऑलराइट, प्रैक्टिस बैच कब स्टार्ट होगा? वेरी सून, यू विल नो दिस व्हेन इट हैपेंस। Lalit Kumari, sir, till last you will keep on doing like this, as every sentence, as every words means parts of speech. ये क्या बोल रहे हो? till last मतलब समझ में नहीं आया। I didn't understand your comment. ठीक है,
तो अभी हमें क्या समझना है कि फ्रेजेस 4 तरह के हो गए। अब पूरा आपसे कहा जाए ये क्या है फ्रेज, ये तो पूरा फ्रेज है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज का मेन वर्ड नाउन है, ये मैन है ना। इस नाउन फ्रेज में मेन वर्ड नाउन है। नाउन फ्रेज में मेन वर्ड नाउन होता है, एडजेक्टिव फ्रेज में मेन वर्ड एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब फ्रेज में मेन वर्ड एडवर्ब होता है। तो नाउन फ्रेज है तो मेन वर्ड नाउन है। अब इसके लिए डिटर्मिनर, आपको पता है डिटर्मिनर का काम क्या होता है, वो नाउन के बारे में चर्चा करते हैं। तो नाउन के बारे में चर्चा करने के लिए आ गया है ना। और नाउन को डिटरमिन करता है। और नाउन के बारे में चर्चा करने के लिए एडजेक्टिव के रूप में क्या आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, हम पहचानवाए हैं। अगर मान लीजिए हमने आपको ये लिख दिया होता है, ये सेंटेंस, इसे लिखा है कि ही विल कम ऑन मंडे, वो आएगा मंडे को। ये सेंटेंस मैंने पीछे लिखा हुआ था, ये फुल स्टॉप था, ये सेंटेंस था। इस सेंटेंस में आपको मालूम है हर सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लॉज होता है, ये पहले बताया था आपको। अगर पीछे यहाँ पे हम चलें तो हर सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज होता है। बाकी एक मेन क्लॉज के अलावा और भी कई मेन क्लॉजेज हो सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, पर कम से कम एक मेन क्लॉज तो जरूर होता है हर सेंटेंस में। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही विल कम ऑन मंडे, ये सेंटेंस है क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है। सेंटेंस की परिभाषा या डेफिनेशन क्या बताया था हमने, ये पूरी बात कहता है। ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा, पूरी बात है। ये कंप्लीट होता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है। कैसे पता चला कंप्लीट होता है? कहीं से शुरू होता है, कहीं खत्म होता है। शुरू होने की निशानी है कैपिटल लेटर, खत्म होने की निशानी है फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये सेंटेंस है और हर सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है। तो मेन क्लॉज है कहाँ है, तो ये है सब्जेक्ट, ही विल कम आएगा, ये वर्ब है। ऑन मंडे, मंडे को आएगा, ये क्या है, एडवर्बियल है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्बियल है। ये यहाँ से यहाँ तक एक मेन क्लॉज है। हमने क्या बताया था क्लॉज का डेफिनेशन? क्लॉज पूरी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल के फ्रेम का होता है। तो देखिए पूरा पूरा इस फ्रेम का है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्बियल, उस फ्रेम में फिट आ गया। अच्छा, हमने ये कहा था कि क्लॉज होता है उस स्वतंत्र और कंप्लीट नहीं होता। अगर स्वतंत्र और कंप्लीट हो जाए तब तो वो सेंटेंस बन जाएगा। अब फुल स्टॉप लगा दें अगर, तो फुल स्टॉप लगाने से वो कंप्लीट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तब तो सेंटेंस हो जाएगा। तो फुल स्टॉप छोड़ के अगर हम बताएंगे, फुल स्टॉप लेके बोलेंगे तो सेंटेंस, लेकिन फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक क्लॉज है। और ये मेन क्लॉज क्यों है? इसलिए क्योंकि देखिए ये किसी नाउन का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन क्लॉज नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम नहीं करते। दूसरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसकी शुरुआत हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। इसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं हुई है, देखिए, इसलिए भी ये मेन क्लॉज है ना। तो अब देखो ये मेन क्लॉज है, लेकिन सेंटेंस क्या है? अगर आप इसको कहें फुल स्टॉप ले करके अगर बोलें, तो फुल स्टॉप ले करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? ये सिंपल सेंटेंस है। अगर सेंटेंस ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज आया हो बस, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और अगर एक से ज़्यादा क्लॉज आता है तब हम उसको मल्टीपल सेंटेंस बोलते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि सेंटेंसेस जो हैं वो भी 2 तरह के हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस। स्याही बदल दें क्या? दो तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, वो मेन क्लॉज। मल्टीपल सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लॉजेस होते हैं। मल्टीपल सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। देखिए भाई, कंपाउंड सेंटेंस उसको बोलिएगा जिसमें मेन क्लॉज और मेन क्लॉज ही आपस में जुड़े हों केवल। अगर मेन क्लॉज के साथ कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया तब वो समझना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बस इतना ही है।
अब ये जो हम लोग सेंटेंस लिखे हैं एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस? क्योंकि इसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज आया है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक वॉट यू राइट। देखो भाई, मैं पसंद करता हूँ जो तुम लिखते हो, अंत में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हो गया, पूरी बात कह रहा है। फुल स्टॉप आने से कंप्लीट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी सेंटेंस बन गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है तो सेंटेंस है। लेकिन आपसे पूछा जाए कैसा सेंटेंस है, देखो सिंपल सेंटेंस होता तो सिर्फ एक मेन क्लॉज आता, क्योंकि मेन क्लॉज हर सेंटेंस में आना जरूरी है। हर सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लॉज होता है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही मेन क्लॉज आया और कुछ नहीं आया, कोई और क्लॉज नहीं आया, तब तो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर एक मेन क्लॉज है और उसके साथ अन्य भी मेन क्लॉज हैं या कोई और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, यानी एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो गए, तब तो वो मल्टीपल सेंटेंस कहलाता है। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? देखो, हर सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होना चाहिए। तो इसमें मेन क्लॉज ढूंढ लीजिए पहले। तो आई सब्जेक्ट है, मैं पसंद करता हूँ वर्ब है, व्हाट यू राइट जो तुम लिखते हो ये ऑब्जेक्ट है। पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब है ना, लाइक पसंद करना। क्या का जवाब देने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जो तुम लिखते हो वो मैं पसंद करता हूँ। तो देखिए यहां से आता कि मेन क्लॉज हो गया। क्या हो गया? ये हो गया मेन क्लॉज, है ना। लेकिन इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी घुसा हुआ है। कहाँ है सबऑर्डिनेट क्लॉज? तुम लिखते हो वर्ब जो ऑब्जेक्ट। और एक बात बताऊं आपको, हु मतलब व्हाट मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होने वाला ये जो क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए क्योंकि पूरा पूरा सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के फ्रेम में आ गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। व्हाट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है। व्हाट मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, प्रोनाउन भी है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो लाल रंग से लिखे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी न किसी का काम करता है, नाउन का नहीं तो एडजेक्टिव का नहीं तो एडवर्ब का। ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। कैसे पता चला? तो मैं पसंद करता हूँ क्या, व्हाट यू राइट जो तुम लिखते हो। क्या का जवाब हमेशा नाउन देता है। वैसे भी ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। व्हाट यू राइट जो तुम लिखते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ नाउन क्लॉज ही आ सकता है। तो क्या का जवाब दे रहा है, इसलिए भी नाउन है, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन क्लॉज ही काम करता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन ही आता है। तो किसी भी दृष्टिकोण से देखो ये तुम्हें मालूम चलेगा ये क्या है, नाउन क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा है? तो नाउन क्लॉज है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको एक मेन क्लॉज दिखा ब्लू वाला और रेड वाला एक दिख गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक मेन क्लॉज आ गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, यानी एक से ज्यादा क्लॉजेस हो गए। मतलब क्या हो गया ये? इसका मतलब ये हो गया मल्टीपल सेंटेंस। अब मल्टीपल सेंटेंस में कौन सा? तो मल्टीपल सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें मेन क्लॉज के साथ क्या आ गया? एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया। एमसी मेन क्लॉज, एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पूरा एक मल्टीपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि एक मेन क्लॉज तो आया ही, मेन क्लॉज तो आना ही चाहिए हर सेंटेंस में। लेकिन मेन क्लॉज के साथ हमने देखा है और भी क्लॉज एक आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस हो गए, यानी मल्टीपल सेंटेंस हो गया। अब अगर मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है तो ऐसे मल्टीपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बताओ, खुल गया आप? मोगल आर्या कह रहे हैं कि 80 लेक्चर करने के बाद एसएससी एनी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एसएससी तो बहुत हलवा एग्जाम है, दुनिया का कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पढ़ोगे। हम कह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हो जाओगे, तुम एग्जाम की बात कर रहे हो, है ना। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद, न्यू बैच कब स्टार्ट होगा एसएससी इंग्लिश का? ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 30 अप्रैल को।
प्रयागराज सेंटर पे ऑफलाइन बैच 5 to 7 स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ 100 लोग पढ़ते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही एडमिशन करा लेना, है ना। चलिए, तो और भी पढ़ते हैं, और भी जरा कराते हैं आपको। तो देखिए सब चीज़ एक साथ होने लगा, अब फ्रेज भी, क्लॉज भी, सेंटेंस भी, सब एक साथ हम देखने लगे। जैसे आपसे कहा जाए कि द बेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे अच्छी जगह। आपसे कहा जाए क्या है, अधूरी बात कह रहा है, ये फ्रेज है, अधूरी बात कह रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लेंट वर्बल के फ्रेम का है भी नहीं, इसलिए फ्रेज है। इतना तो पता चल गया कि ये फ्रेज है, लेकिन कौन सा फ्रेज है। तो आप कह रहे हैं द बेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे अच्छी जगह, जगह प्लेस, तो प्लेस जगह क्या है, कोई चीज है, नाउन है, नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में एक एक चीज को पहचान लेना है। जैसे अब प्लेस को पहचान लीजिए, प्लेस क्या है, नाउन है। ठीक है। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। द क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन को डिटरमिन करना। इन प्रेपोजिशन है, इंडिया नाउन है। प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी ये क्या बन गया, प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया। और प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करता है, नहीं तो एडवर्ब का काम करता है। चूंकि ये नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पूरा नाउन फ्रेज है, द बेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत का सबसे अच्छा जगह। इसमें प्रेपोजिशन फ्रेज आया, नाउन के साथ एडजेक्टिव का काम करने लगा। पूरा अगर देखा जाए द बेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो ये नाउन फ्रेज है ना। मोहम्मद शबीर अहमद, ऑफलाइन क्लास के बारे में बताइए। ऑफलाइन क्लास कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का शुरू हो रहा है 5 to 7, 30 अप्रैल से, 30 अप्रैल से। 10,000 उसकी फीस है, 4 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है ना। 2 घंटे क्लास चलती है, आधा घंटा 1 घंटा डाउट्स बताए जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होती है, वो इफेक्टिव होता है ऑफलाइन, है ना। आप फीस 2-3 बार में भी जमा कर सकते हैं। सहूलियत की बात है ये, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। कई लोगों के लिए 10,000 अफोर्डेबल नहीं होता एक टाइम में, इसलिए ये व्यवस्था रखी गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 100 लोगों को ही पढ़ाते हैं। उसमें कॉपी चेक करना, खड़ा करा के पूछना रेगुलरली होता है, तो ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। तो उसमें सीटें भर जाती है, एडमिशन बंद हो जाता है। अब उसमें एडमिशन बंद होने वाला है, ठीक है। तो अगर पढ़ना है तो उसमें एडमिशन तुरंत लेना पड़ेगा आपको। आप 6306211761 पे आप व्हाट्सएप करिए, है ना। बताइए कि मुझे ऑफलाइन में एडमिशन लेना है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात कर सकते हैं आप इस पे। चलिए, अब दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए मैंने इसी को ऐसे लिखा होता कि द बेस्ट प्लेस इन इंडिया इज गोवा। मान ये लिखा है द बेस्ट प्लेस इन इंडिया इज गोवा, जो बेस्ट प्लेस है इंडिया में वो गोवा है। तो अब आपसे पूछा जाए क्या है, तो जाहिर सी बात है ये एक सेंटेंस है। लेकिन पूछा जाए कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस तो है लेकिन कैसा सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज आता है, मल्टीपल सेंटेंस में एक मेन क्लॉज के अलावा भी कुछ क्लॉजेज आते हैं। तो देखिए भाई, द बेस्ट प्लेस इन इंडिया, ये सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज है, ये वर्ब है। गोवा, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली चीज कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। तो सिर्फ इसमें एक मेन क्लॉज आया है और कोई क्लॉज नहीं है।
तो जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही मेन क्लॉज आ रहा है, एक ही क्लॉज आ रहा है, वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो ये है सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें ये नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द बेस्ट प्लेस इन इंडिया इज गोवा। इसमें पूछा जाए कि सिंपल सेंटेंस है, इसमें मेन क्लॉज कहाँ है, तो यही मेन क्लॉज है। कहाँ से कहाँ तक मेन क्लॉज है? फुल स्टॉप छोड़ के, फुल स्टॉप छोड़ के पूरा मेन क्लॉज है। हर सेंटेंस में एक मेन क्लॉज आना जरूरी होता है। टू मच नॉइज, आवश्यकता से ज़्यादा शोरगुल। तो क्या है ये? नाउन फ्रेज है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इस नाउन फ्रेज में मेन वर्ड नॉइज, शोरगुल, यही दिख रहा है। मच तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। कितना? तो टू मच, बहुत ज़्यादा। ये टू एडवर्ब का काम कर रहा है, इस एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहा है। तो टू मच नॉइज। अब आपसे कहा जाए कि टू मच क्या है, आपसे कहा जाए कि टू मच क्या है, बहुत ज़्यादा, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। अगर दोनों को मिला के कहा जाए तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है ना? एडजेक्टिव फ्रेज टू मच, आवश्यकता से अधिक, ज़्यादा। और अगर आप देखें इसको तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। तो टू मच ये नाउन नॉइज के बारे में बता रहा था कि नॉइज, प्रदूषण किस प्रकार का? टू मच, बहुत ही ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा, है ना? एक है वेरी इजी, बहुत आसान। ये है वेरी इजीली, बहुत आसानी से। देखिए इजी क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। बहुत आसान, किसी चीज़ के बारे में चर्चा करेगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इजीली, आसानी से, ये एडवर्ब है। किस ढंग से आसानी से? बहुत आसानी से, ये भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में चर्चा कर रहा है। और अगर पूरे को इसको ले लें तो क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है। वेरी इजीली, बहुत आसानी से, है ना? अ वेरी इजी टास्क, एक बहुत आसान काम। तो अगर इस पूरे को देखा जाए तो ये क्या है? ये नाउन फ्रेज, क्योंकि इसमें जो मेन वर्ड है टास्क है। इसमें मेन वर्ड है टास्क, नाउन। वेरी इजी क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज का काम है इसके बारे में करना। ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के बारे में डिटर्मिन करना। अब एडजेक्टिव फ्रेज बहुत आसान कैसे है? तो ईजी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वेरी यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब का काम ही होता है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। वेरी इजी, बहुत आसान, वो एडजेक्टिव फ्रेज है। प्री तक बैच एंड हो जाएगा या नहीं हुआ तो 20 क्वेश्चन का हक्कार हो जाएगा गुरुजी। क्या कह रहे हैं? बेकार हो जाएगा? नहीं, प्री तक तो नहीं हो पाएगा, ये कोर्स प्री तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 80 लेक्चर्स हैं और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम तक तो नहीं होगा, क्योंकि वीकेंड्स में छुट्टी रहता है। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम तक 80% कोर्स हो सकता है, मेंस तक पूरा हो जाएगा, लेकिन प्री तक पूरा नहीं हो पाएगा।
अवधेश यादव कह रहे हैं सर हम ऑनलाइन वालों को भी होमवर्क दीजिए। ऑनलाइन वालों को होमवर्क देते हैं टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम ग्रुप अभी बना इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूट्यूब पर डेमोन्स्ट्रेशन क्लास चल रहा है। जैसे ही यूट्यूब का ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लास बंद होगा, सिर्फ ऐप पर ये ऑनलाइन चलने लगेगा, तब हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट ग्रुप होगा, सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे जो कोर्स सब्सक्राइब करेंगे। फिर उसमें होमवर्क देंगे, आपके डाउट्स बताएंगे। नो मनी, कोई पैसा नहीं, ये कहा जाए तो क्या है? ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज इसलिए है क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है? इसमें मेन वर्ड है मनी, जो कि नाउन है। और नो क्या है? डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। कोई पैसा नहीं, नो मनी, नाउन फ्रेज है। वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा। इसमें भी पैसा की बात हो रही है। पैसा एक चीज़ है, हर चीज़ हर व्यक्ति नाउन होता है, तो ये नाउन फ्रेज है। अब इसमें आप देखें, इसमें मनी क्या है? मनी है नाउन, मनी है नाउन। लिटिल है एडजेक्टिव, वेरी है एडवर्ब। एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। और वेरी लिटिल क्या है? यह है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। वेरी लिटिल, बहुत कम। कोई एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो, उसका काम तो एक ही होगा, वो नाउन के बारे में ही चर्चा करेगा, नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। राहुल कुमार, ऑफलाइन में बिहार के लड़के होते हैं, खूब तगड़े होते हैं। ऑफलाइन क्लास में बिहार से बहुत लोग होते हैं। 15% 15 to 20 15% बच्चे तो बिहार से होते हैं, 15% बच्चे क्लास में, है ना। माई वर्क, मेरा काम। अब ये कहा जाए क्या है, तो नाउन फ्रेज है। काम जो होता है वो तो नाउन होता है। माई क्या है? डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम है नाउन के साथ, है ना। माई वर्क, मेरा काम, नाउन फ्रेज है। माई वर्क इन दिस कंपनी, इस कंपनी में मेरा काम। तो इसमें भी कुछ बदल थोड़ी गया, अभी भी इसमें मेन वर्ड क्या है? वर्क ही है, काम ही मेन वर्ड है, नाउन। माई क्या है? डिटर्मिनर है। और अभी यहां से यहां तक क्या है? ये पूरा ये नाउन फ्रेज है। इस कंपनी में मेरा काम, काम मेन वर्ड है, नाउन। वर्क, वर्क इज द मेन नाउन, मेन वर्ड, एंड दैट्स नाउन, सो नाउन फ्रेज हो गया। और इसमें ये क्या है? इन प्रपोजिशन है, दिस कंपनी, ये नाउन फ्रेज है। ये प्रपोजिशन है और ये नाउन फ्रेज है। मिल के क्या बन गया? मिल के क्या बन गया? ये बन गया प्रपोजिशन फ्रेज। और प्रपोजिशन फ्रेज एक काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का, क्योंकि ये नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है कि वर्क किस प्रकार का, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में। तो नाउन के बारे में चर्चा करने वाला प्रपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पूरा क्या है? ये नाउन फ्रेज है। पर्ल मून इज आस्किंग, कितने लेक्चर फ्री होने वाले हैं? आई थिंक 1 more लेक्चर, एक और लेक्चर फ्री होगा, दैट्स ऑल। ये बैच फ्री रहेगा क्या? नहीं, ये बैच पेड है। इस बैच को पढ़ने के लिए आपको एग्जाम फोडू ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये है एग्जाम फोडू ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी पे ये चलेगा। 1299 का ये कोर्स है, 1299 कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। 4 महीने में आप उस्ताद हो जाएंगे, दैट्स गारंटीड। आशीष कुमार इज आस्किंग कि आप
फलाने सर से भी बेस्ट पढ़ाते हो क्या सर? आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हारे हुओं का सहारा श्रीकांत सिंह हमारा। ठीक है, इंग्लिश इतना आसान है ना। द प्रॉब्लम इज लोग गलत तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हैं। इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। सही तरीके से अप्रोच करोगे बहुत आसानी से सीख लोगे, उस्ताद हो जाओगे। मोगल आर्या इज आस्किंग ऑफलाइन लेने के बाद रूम रेंट मिल जाएगा? पूरा इलाहाबाद स्टूडेंट से भरा हुआ है, सब लोग रेंट पे रह रहे हैं। स्टूडेंट इकोनॉमी है यहाँ, तो गढ़ है स्टूडेंट्स का। लोग अलग अलग स्टेट से पढ़ने आते हैं कोचिंग में, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, असम से पढ़ने आते हैं। राय राजीव सर हम बैच ले लिए हैं, प्री तक 15 क्वेश्चन तो बन जाएगा ना? आपके साथ लेबर करेंगे। बिल्कुल करो, 15 क्वेश्चन क्या, उससे ज़्यादा बनेगा। रीडिंग और लिसनिंग इज़ द की। खूब दबा के रीडिंग करो, खूब दबा के लिसनिंग करो। हर क्लास के शुरू में और अंत में मैं कहता हूँ, भाषा सीखने के लिए उस भाषा के साथ जुड़ाओ। दैट्स द मेन थिंग। ये कोर्स तभी काम करेगा जब आप रीडिंग और लिसनिंग दबा के कर रहे हो। हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना है। जीएस अपना हिंदी में पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो जितने लोग हिंदी में जीएस पढ़ रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा नौकरी नहीं होगा। और अगर हो जाए तो 1 करोड़ का शर्त है। दुनिया में जाओ, जो करना हो करो। तो इसलिए ये लिख लो कहीं, अगर शर्त है, अगर तुम हिंदी में जीएस पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश नेचुरलाइज्ड होनी ज़रूरी है, स्वाभाविक होनी ज़रूरी है। जब तक स्वाभाविक नहीं होगी इंग्लिश, 45 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप 7-8 क्वेश्चन पीछे ही रहोगे लोगों से। और वो 8 क्वेश्चन मतलब 8 3 24 नंबर प्लस गलत 8 नंबर 32 30 28 30 नंबर का एक गैप जो है ना, इतना बड़ा गैप है कि वो आपको लोगों से लगभग 1-1.5-2 लाख लोगों से पीछे ही रखेगा हमेशा। जो पूरी तैयारी का स्ट्रैटेजी है, जो तैयारी का जो तरीका है, वो है सबसे आसान चीज़ पहले पढ़ो, जो बहुत मुट्ठी में कर सकते हो आसानी से। इंग्लिश स्टार्ट करो। तो इंग्लिश में पढ़ने, समझने, लिखने, बोलने आ जाए तो इंग्लिश के साथ जीएस पढ़ो। क्योंकि इंग्लिश सीखने के दौरान रीडिंग बहुत करनी है, लिसनिंग बहुत करना है। तो आप रीडिंग और लिसनिंग के तौर पे आप जीएस ही रीडिंग करो, जीएस ही लिसनिंग करो। तो दोनों काम एक होगा। इंग्लिश के साथ भी, मतलब साथ में इंग्लिश भी चलेगा, साथ में जीएस भी पढ़ोगे आप। तो इंग्लिश और जीएस एक साथ पढ़ना है। 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 महीने कोर्स होता है इंग्लिश का। 4 महीने बाद आप मैथ्स स्टार्ट करिए। मैथ्स के साथ आप रीजनिंग पढ़िए। मैथ्स और रीजनिंग क्या है, वो एक जैसी चीज़ें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो 11 महीने का टाइम लगता है, एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी हो जाता है। लेकिन आप जब खुद ही लाल बुझक्कर बनेंगे, यूट्यूब की दुनिया में है, 25 दिन में एसएससी सीजीएल निकालें, 3 महीना में ये निकालें, पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अगर यही देखना है यूट्यूब की दुनिया में, है ना, हर चीज़ आसान चाहिए आपको, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे होगा? तो 15 नंबर नहीं, ज़्यादा आ जाएगा तुम्हारा। बस आप रीडिंग और लिसनिंग दबा के करो। जब मैं एडिटोरियल पढ़ाऊँ, वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज दबा के करो। किसी दिन का एक वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट क्लास है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब बूस्टर है, एडिटोरियल प्लस वोकैब बूस्टर सेशन। वोकैब बूस्टर खुद से लगाना होता है, चाहे वो एडिटोरियल वीडियो देखो चाहे ना देखो। वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, पर जो पीडीएफ एक्सरसाइज का होता है वो पीडीएफ ज़रूर पढ़िए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए, है ना। कम से कम 2-3 हज़ार लोग सिर्फ इसी से सेलेक्ट हो गए, वोकैब बूस्टर से। क्योंकि सबकी गाड़ी रुकी हुई थी एक जगह आकर के। जब 200 नंबर का इंग्लिश होता था, 125-130 पे रुके हुए थे। जैसे उन्होंने 2.5-3 महीने वोकैब बूस्टर लगाया, 170, 75, 80, 85 पे पहुँचे। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है वो, है ना। अनुभव यादव इज आस्किंग सर ऑफलाइन कहाँ है? ऑफलाइन प्रयागराज में है, मनमोहन पार्क कटरा पे है कोचिंग, द इंग्लिश सर्कल नाम है। एग्जाम फोड़ू सिलेक्शन बैच कब तक आएगा? ये एग्जाम फोड़ू सिलेक्शन बैच ही तो है। इंग्लिश से शुरू कर रहे हैं, पहले इंग्लिश से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद जीएस आएगा, फिर मैथ्स और रीजनिंग आएगा। ऑल राइट, कुछ दूसरा इंक यूज करते हैं। ही नोज वेयर आई लिव। अच्छा, अगर ये होता कि ही नोज मी, वह मुझे जानते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, जानते हैं वर्ब है,
मी मुझे ऑब्जेक्ट है। जानते हैं, किसको जानते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। और आपसे कहा जाए कि इसमें मेन क्लॉज कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेन क्लॉज है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। एक मेन क्लॉज आया है सिर्फ, इसलिए सिंपल सेंटेंस है, ही नोज मी। लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ही नोज वर्ब है, वेयर आई लिव जहाँ मैं रहता हूँ ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है मेन क्लॉज है। इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आया है। कहाँ है सबऑर्डिनेट क्लॉज? आई सब्जेक्ट है, लिव रहता हूँ वर्ब है, जहाँ ये एडवर्बियल है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। कैसे पता चला ये नाउन क्लॉज है? वह जानता है, क्या जानता है? क्या का जवाब नाउन ही देता है ना, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा आप देखिएगा नाउन क्लॉज ही काम करता है। ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या का जवाब देने के लिए जो क्लॉज आएगा वो नाउन क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि क्या का जवाब सिर्फ नाउन ही देता है। अब आपसे पूछा जाए कि पूरा ये क्या है, पूरा मिला करके सब कुछ फुल स्टॉप ले करके ये क्या है, तो सेंटेंस है। अगर पूरा इसको मिला लें तो ये क्या बनेगा? ये सेंटेंस। और कौन सा सेंटेंस बनेगा? मल्टीपल सेंटेंस। कैसे पता चला मल्टीपल सेंटेंस है? मल्टीपल सेंटेंस इसलिए क्योंकि एक मेन क्लॉज पूरा बड़ा सा ये ब्लू कलर वाला, और एक रेड कलर वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज है प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। मोगल आर्या इस आस्किंग सर अर्चिता का इंटरव्यू लाइए। यार पढ़ाने वाला काम मैं ज़्यादा करता हूँ, है ना, इधर उधर का काम मुझसे कम हो पाता है। ठीक है, कोशिश करते हैं। हालांकि वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। देखिए कोल्ड मतलब ठंडा, एडजेक्टिव है। वेरी एडवर्ब है, एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। लेकिन अगर पूरे इसको मिला दें वेरी ठंडा तो एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, अगर ये होता है वेरी कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी, तब ये क्या हो जाता? नाउन हो जाता। और ये पूरा मिला के क्या हो जाता? हो जाता नाउन फ्रेज। अगर होता वेरी कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी, तब क्या हो जाता? ये वाटर नाउन, वेरी कोल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का काम है नाउन के बारे में चर्चा करना। इसमें से ये एडजेक्टिव था, ये एडवर्ब था। एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। और ये पूरा क्या कहलाता? फिर पूरा कहलाता नाउन फ्रेज। पूरा नाउन फ्रेज है। वेरी कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी। आशीष कुमार इज आस्किंग सर आपका फ़ी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम कीजिए। आ गए, है ना, आ गए अब, है ना, आ गए इंसानियत को गिराने पर। मनुष्य की शक्ति को पहचानते नहीं हो तुम, हैं? तुम ही लोगों की वजह से संसार में सारे कोचिंग
ठगी का अड्डा बने हुए हैं। आजकल कोई भी आदमी कोचिंग खोल ले रहा है और सिंपल फॉर्मूला है, इतना ना एडवर्टीजमेंट कर दो, कहीं भी जगह ले लो, बड़ी सी जगह लो, खूब एडवर्टीजमेंट करो, 1 करोड़ एडवर्टीजमेंट में लगा दो, और जो बच्चा आ रहा है उसको जाने मत दो, उसको वापस जाने नहीं देना है। 2000, 1500, 500, 200 रुपये फीस पे पढ़ाओ उसको। अब एक क्लास में 2000 एडमिशन ले लो, और ये ऐसे बच्चे जो है रेगुलरली आते नहीं है, तो किसी भी क्लास में 2000 बच्चा नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 बच्चा आएगा, 1400-1500 बच्चा आएगा। 1400-1500 बच्चों को एक क्लास में बिठा लो और उनको साल भर कुछ ना कुछ कराते रहो। एक बैग दे दो, बीच बीच में लाल पीला काला पर्चा देते रहो, सूंघते रहें उस पर्चे को, और उनको कभी मत बताओ कि मेहनत करना पड़ता है, 8 घंटे पढ़ना है। कभी कॉपी चेक मत करो, कभी होमवर्क मत दो, कभी डांटो मत, रसगुल्ला वाली बातें करते रहो। तो हाँ, 2000 रुपये में कोचिंग पढ़ाओ, 2500, 2000, 500 रुपये में कोचिंग पढ़ाओ, 2000 बच्चों को क्लास में बिठा लो। देख लो, अगर 3000 भी, 2000 भी एवरेज फीस है, 2000 बच्चा नहीं, 40 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। साल भर में ऐसे 5 बैच पढ़ा दो, 1 करोड़ रुपये, कितना हो गया, 2 करोड़ रुपए हो गए। 60, 70, 80 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट कर दो, 1 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये मैं अपने इर्द गिर्द होते हुए रोज, हर घंटे, हर घड़ी देख रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन है इसका। पूरे हिंदुस्तान की कोचिंगों को बंद कर देना चाहिए। टीचर टीचर नहीं रहा, स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहा, स्टूडेंट लतखोर, टीचर भी लतखोर। मतलब ये थोड़ा हार्श हो गया। क्यों? क्योंकि सब अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। एवरीबडी हैज फॉरगॉटन। शिक्षक सेलर हो गया है, स्टूडेंट बायर हो गया है। अब यहाँ 100 बच्चों को पढ़ाया जाता है जब मनमोहन पार्क कटरा पे, कभी आना कोचिंग, तुम्हें पता चलेगा। अपने पॉकेट से पढ़ाता हूँ बच्चों को। जब कोचिंग आओगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि ये कोचिंग नहीं है, गुरुकुल है ना। जो वो फीस देते हैं, 100 बच्चा कितना फीस देगा? सब 10-10 हज़ार देंगे, तब 10 लाख होगा। 4 महीने कोर्स पढ़ाना होता है, 2.25 लाख 1 महीने का खर्चा होता है कोर्स चलाने का। तो अब क्या है कि तुम्हें सस्ता चाहिए, और सस्ता बाजार में तो खूब है, लो सस्ता। तो आदमी आजकल क्या हो गया है कि हम सब अपने लिए जिम्मेदार हैं। कोई स्टूडेंट 3 साल 4 साल इलाहाबाद में रह रहा है, 5 साल 6 साल भी रह रहा है, मतलब 7 साल रह रहा है, फिर वापस चला जा रहा है हाथ मलते हुए खाली, कोई नौकरी नहीं मिली। कितना खर्चा कर लिया उसने? अगर 5 साल रह गया, 4 साल रह गया, उसने 3-4 लाख रुपए तो उसका रहने का खर्चा हो गया। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3-4-5 लाख रुपए रहने का खर्चा हो रहा है। समय बीतता चला जा रहा है, क्योंकि अगर जल्दी नौकरी ज्वाइन करोगे तो हर महीने 75,000 सैलरी भी तो मिलेगी। ये सब नहीं समझ में आ रहा है। फीस अगर 15,000 है और किसी की फीस 5,000 है, अरे 5,000 फीस है, वाह बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, चलो चलते हैं, है ना। चलो बुलावा आया है, कोचिंग ने बुलाया है, पहुंच जाते हैं भेड़ बकरी, है ना। और फिर डिप्रेशन, 2 साल 3 साल 4 साल बाद डिप्रेशन होता रहेगा। कहीं नौकरी का कुछ अता पता नहीं है, आसपास फटकने वाले भी नहीं है, और फिर एक समय झोला उठा के वापस घर चल देते हैं। तो मैं ये तुम्हें सुना नहीं रहा हूँ, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये समाज में ऐसा ही चल रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें टारगेट करके तुम्हें ये बोल रहा हूँ, तो बल्कि ये मैसेज दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ तुम सब लोगों तक, और तुम लोग भी ये संदेश को फैलाओ। कन्वे दिस मैसेज अक्रॉस। हिंदुस्तान में एक कोचिंग नहीं है, मतलब ऐसा होगा एक आध कोचिंग, मेरे जैसा अगर कोई होगा तो। हमें तो कोई कोचिंग ऐसा नहीं दिखता हमारे अपना छोड़कर, जहाँ पे टीचर कमिटेड हो, जहाँ गुरु शिष्य की वो परंपरा और मर्यादा के साथ चल रहा हो, जहाँ बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ काम ना हो रहा हो, जहाँ पे सिखाने पर बल हो, जहाँ सिलेक्शन पे सिर्फ बल हो, कभी कोई फीस के लिए कोई जिद ना कर रहा हो। लोग ऐसे भी पढ़ रहे हैं, एक बार की फीस 3 बार में जमा कर रहे हैं, कोई आधी फीस जमा करके चला जा रहा है, दोबारा आके तबीयत खराब हो रहा है तो दूसरे बैच में बैठ रहा है, कोई फीस नहीं मांगी जाती है। इस तरह का गुरुकुल वाला जो माहौल है वो नहीं है आज हिंदुस्तान में, ठीक है। हाँ,
तो वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, साफ साफ दिख रहा है। रैपिडली मतलब तेजी से एडवर्ब है, क्योंकि बता रहा है ना किस ढंग से, कोई एक्शन कब, कहाँ, किस ढंग से, क्यों, ये एडवर्ब बताता है। तेजी से, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, एडवर्ब है। ये पूरा मिलके क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। नॉट इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में नहीं, ये भी एडवर्ब है। देखो ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, नॉट एडवर्ब होता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की चर्चा करता है, ये भी एडवर्ब है। ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब की चर्चा करता है। नॉट इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में नहीं। और आपसे कहा जाए पूरा क्या है ये भी एडवर्ब फ्रेज है। है ना? He never liked my songs, उसने मेरे गानों को कभी पसंद नहीं किया। ही सब्जेक्ट है, पसंद किया वर्ब है, क्या पसंद किया? मेरे गानों को, मेरे सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? कभी नहीं, एडवर्बियल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है। और यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया है फुल स्टॉप। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक सिर्फ मेन क्लॉज आया है, यही है मेन क्लॉज। कहाँ से कहाँ तक मेन क्लॉज है? शुरू से अंत तक, केवल फुल स्टॉप छोड़ दें अगर, तो फुल स्टॉप छोड़ दें तो मेन क्लॉज है, फुल स्टॉप लगा कर बोलेंगे तो सिंपल सेंटेंस है ना। इसमें आपसे कहा जाए माई सॉन्ग्स क्या है? मेरे गीत, ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। सॉन्ग्स नाउन है, माई डिटर्मिनर है। आई एम अ टीचर, ये आपसे पूछा जाए क्या है ये, तो क्या बोलोगे आप? सिंपल सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज आया है, एक मेन क्लॉज आया है। ये मेन क्लॉज कहाँ है? आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और टीचर कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो है ना कॉम्प्लीमेंट ही आता है, आई एम अ टीचर। इसमें मेन क्लॉज है कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो ब्लैक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये मेन क्लॉज है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए आई एम अ टीचर एंड शी इज अ डॉक्टर, मैं एक शिक्षक हूं और वो एक डॉक्टर है, तो पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस में आपको देखेंगे दो क्लॉज दिखेगा। आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और टीचर कॉम्प्लीमेंट है। ये हो गया मेन क्लॉज। आई एम अ टीचर, शी वह सब्जेक्ट है, इज है ये वर्ब है,
ए डॉक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो लिखा है ये भी मेन क्लॉज है, दोनों मेन क्लॉज हैं। देखिए दोनों का स्टेटस सेम है, ये भी मेन क्लॉज, ये भी मेन क्लॉज, और इसलिए ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है। कल बताया था दो तरह के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताया था कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं, दो इक्वल स्टेटस के आइटम्स को जोड़ते हैं। देखिए दोनों का स्टेटस सेम है, ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, स्टेटस सेम है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनको दोनों को जोड़ रहा है। अब पूरा आपसे पूछा जाए कि पूरा ये क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि ये पूरा क्या है, तो पूरा है मेन क्लॉज मेन क्लॉज, दो क्लॉज हो गए ना, तो मल्टीपल सेंटेंस हो गया। अब मल्टीपल सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस, जो कि मेन क्लॉज है प्लस मेन क्लॉज है, इसका मतलब हो गया कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस है, मल्टीपल सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस है। All right. The books have been sold. किताबें बेच दी गई हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, have been sold बेच दी गई हैं, ये वर्ब है। अब कहा जाए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो मेन क्लॉज तो यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक मेन क्लॉज आया है, और कहाँ है मेन क्लॉज वो, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज की शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरुआत नहीं है, मेन क्लॉज है। और मेन क्लॉज नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम भी नहीं करता, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है और वो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है ना। The books which I have, किताबें जो मेरे पास हैं, are not interesting, वो इंटरेस्टिंग नहीं है। एक चीज़ देखो, अगर आपसे कहा जाए नॉट इंटरेस्टिंग, द बुक्स विच आई हैव, देखिए द बुक्स विच आई हैव ये नाउन फ्रेज है, किताबें जो मेरे पास हैं, इस नाउन फ्रेज में मेन वर्ड है नाउन, बुक्स, मेरे पास, आई मैं रखता हूँ, वर्ब जो ऑब्जेक्ट, प्लस ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी शुरू हो रहा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है। ये देखो ये जो है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसे पता चला एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है, बता रहा है, और ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम होता है नाउन को डिटर्मिन करना। द बुक्स विच आई हैव, किताबें जो मेरे पास है, नाउन फ्रेज है। नॉट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर, एडजेक्टिव, ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। अगर इसको कहा जाए तो क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर क्लॉज कंपोनेंट की बात हो, क्लॉज कंपोनेंट बताना हो, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब है, और यहाँ से यहाँ तक ये कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है और
कॉम्प्लीमेंट है। अब पूरा अगर कह दिया जाए कि शुरू से अंत तक ये बताओ ये क्या है, पूरा क्या है? तो इसमें मेन क्लॉज है प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें मेन क्लॉज है, कहाँ से कहाँ तक मेन क्लॉज है, तो यह पूरा जो है मेन क्लॉज है यहाँ तक, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसलिए मल्टीपल सेंटेंस है ये। मल्टीपल सेंटेंस, मल्टीपल में मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान क्या होती है कि वो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। तो विच आई हैव जो मेरे पास है ये नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की ये भी पहचान है कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, विच मतलब जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है और ये प्रोनाउन भी होता है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जबकि मेन क्लॉज जो होता है पूरा वो किसी का काम नहीं करता है, जो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरा मेन क्लॉज है, वो किसी का काम नहीं कर रहा है। सर आपसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश अब सीख जाऊंगा। श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ज़रूर सीख जाएंगे आप। कल का पीडीएफ अपलोड नहीं किया ऐप पर, जल्दी कराने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आज हो ही जाएगी। तो ये है कि अब आपसे कहा जाए कि ऑन द टेबल ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज कैसे है, तो नाउन फ्रेज ऐसे है कि ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन की चर्चा करना, तो ये नाउन फ्रेज हो गया, ये प्रीपोजिशन है। अब अगर मिलाकर कहें ये क्या है, तो प्रीपोजिशन फ्रेज है। अब ये प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा, किसका काम करेगा तो अभी पता नहीं चल रहा है, जब सेंटेंस में यूज होगा तब पता चलेगा। जैसे अगर आप लिख रहे हैं द बुक ऑन द टेबल, किताब जो टेबल पर है, तो इसमें मेन वर्ड है बुक, नाउन। अब देखिए ये प्रीपोजिशन फ्रेज है ऑन द टेबल, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है क्योंकि ये बुक नामक नाउन के बारे में चर्चा कर रही है। द क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के बारे में डिटर्मिन करना। तो देखिए ऑन द टेबल यहाँ प्रीपोजिशन फ्रेज किसका काम करने लगा, एडजेक्टिव का। क्यों एडजेक्टिव का काम करने लगा, क्योंकि नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नाउन के बारे में एडजेक्टिव भी चर्चा करता है, तो प्रीपोजिशन फ्रेज है यहाँ एडजेक्टिव का काम करने लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा क्या है, तो पूरा ये नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है, किताब की बात हो रही है। किताब पे जो किताब, टेबल पे जो किताब है वो किताब। अगर लिखा होता कि द कैट, बिल्ली जंप्ड, कूद गई, ऑन द टेबल, या द कैट वॉज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई थी, ऑन द टेबल, टेबल पर। अब बताओ जरा, ये सब्जेक्ट हो गया, द कैट वो सिटिंग, बैठी हुई थी, ये वर्ब हो गया। ऑन द टेबल ये एडवर्बियल हो गया, कहाँ बैठी थी, एडवर्बियल। तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक मेन क्लॉज है। अगर पूरा लेंगे, अगर तो
पूरा अगर लेंगे तो ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। है ना। अब यहाँ ऑन द टेबल आया है प्रीपोजिशन फ्रेज, एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ जो एडवर्ब का काम कर रहा है ये है, हालांकि प्रीपोजिशन फ्रेज ही काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है। कैसे पता चला एडवर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि वो वर्ब के बारे में बता रहा है कि सिटिंग, बैठा था, कहाँ, टेबल पर। तो हमने खूब प्रैक्टिस करी और देखा हमने। अब इस प्रैक्टिस को बनाए रखेंगे और हम कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हम। ये चीज़ यहाँ तक हम पहुँच गए। हमने वर्ड्स पढ़ रखा था, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, उनकी पहचान हो गई। हमने फ्रेज 3+1 4 तरह का, 3+1 4 तरह का फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज समझ लिया। प्रीपोजिशन फ्रेज समझ लिया, जो एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करते हैं। क्लॉज 2 तरह के होते हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है, जबकि मेन क्लॉज की शुरुआत सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से नहीं होती है। जब भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाला क्लॉज हो, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो आप देखेंगे किसी न किसी का काम करता है, नाउन का नहीं तो एडजेक्टिव का, नहीं तो एडवर्ब का। तो अगर वो नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज कहिए, एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव क्लॉज कहिए, एडवर्ब का काम करे तो एडवर्ब क्लॉज कहिए। सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। अगर किसी से, आपको मालूम है कि हर सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लॉज जरूर होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज ही है और कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही क्लॉज है, मेन क्लॉज, तब वो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर एक मेन क्लॉज है, इसके अलावा भी अगर कोई मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी एक से ज़्यादा क्लॉजेज अगर आ गए, 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज हो गए, तब उसको मल्टीपल सेंटेंस कहिएगा। मल्टीपल सेंटेंस में भी 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर सिर्फ मेन क्लॉज मेन क्लॉज मेन क्लॉज कई सारे हैं, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, तब उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर मेन क्लॉज है और एक भी अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके साथ आ गया, तब हम कैसा मल्टीपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल सेंटेंस कहेंगे। तो इंग्लिश को आप जब खोलते हैं तो वर्ड्स मिलते हैं इतने तरह के, फ्रेजेज इतने तरह के मिलते हैं, क्लॉजेज इतने तरह के मिलते हैं, और यही वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज मिलके यही 5 चीज़ बनाते हैं। देखिए, नाउन वर्ड होता है, प्रोनाउन वर्ड होता है, नाउन फ्रेज वर्ड होता है, नाउन क्लॉज मतलब नाउन फ्रेज फ्रेज होता है, नाउन क्लॉज भी हमने आपको सिखा दिया। सबऑर्डिनेट क्लॉज जब नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज कहलाता है। तो नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। अब ये बचा इन्फिनेटिव जीरंट। देखो इन्फिनेटिव, एक मिनट, ये जो इन्फिनेटिव जीरंट पार्टिसिपल, 3 चीज, इन्फिनेटिव जीरंट, इन्फिनेटिव जीरंट पार्टिसिपल, ये 3 चीज जो है ना, इन्फिनेटिव जीरंट पार्टिसिपल, ये एक दिन पढ़ेंगे हम लोग। ये एक चीज़ होता है इन्फिनेटिव जीरंट पार्टिसिपल, ये 3 चीज़ें, ये एक दिन हम पढ़ लेंगे तो इसको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा चीज़ें आपको समझ में आ गई, जैसे नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज आपने अब तक समझ लिया। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है, ये भी समझ लिया आपने। एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज समझ लिया, एडवर्ब क्लॉज समझ लिया, प्रीपोजिशन फ्रेज समझ लिया। तो आप समझते गए हैं। और इंग्लिश इतना ही है, इंग्लिश इसके अलावा कुछ है नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक ठीक से पढ़ने समझने के लिए अभी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। हम वर्ड्स की, फ्रेज की, क्लॉज की, सेंटेंस की पहचानने की प्रैक्टिस करेंगे। जब खूब अच्छे से पहचान जाएंगे फिर हम वापस इस पे आएंगे, है ना, वापस इस पे आएंगे। और ये जो 3 चीज़ें बच रही हैं, इन्फिनेटिव, जीरंट और पार्टिसिपल, इनके बारे में, ये नॉन फिनाइट्स होती हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यूट्यूब पर ये फ्री क्लास जो है, मुझे लगता है आज लास्ट है या हो सकता है कल लास्ट हो। तो फ्री क्लासेस यहीं ख़त्म हो जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ये। अगर आपको पढ़ना है तो आपको मालूम है डाउनलोड करना पड़ेगा ये ऐप, एग्जाम4डू ऐप। किसी भी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन व्हाट्सएप, ठीक है। एग्जाम4डू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।